Good afternoon, everyone. We're back with regular newspaper analysis. This is just a reminder that ये जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है. जस्ट रिमाइंडर फॉर यू गाइस. वो ये कि हर पिछले 4-5 दिनों से हर न्यूज़पेपर एनालिसिस में 10 MCQs कवर हो रहे हैं. इन 10 MCQs पर CNA को अगर आप देखोगे तो यू कैन यूटिलाइज एज अ सप्लीमेंट टू द प्रीफिट इनिशिएटिव, जिसमें पूरा स्टैटिक सारे सब्जेक्ट कवर हो जाता है. So today is 20th of February. The 5 articles that we are going to discuss are these. First is judiciary के बारे में. Why do we need a diversity in judiciary? Second जो है वो जो कैब सेक्टर है, जो कैब ट्रांसपोर्टेशन है, ओला उबर जैसा, उसमें कोऑपरेटिव टैक्सी शुरू हो सकती है. जैसे मिल्क में अमूल है या डिफरेंट कोऑपरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं. शुगर केन में, शुगर प्रोडक्शन में कोऑपरेटिव, वैसे टैक्सी में क्या सहकार वर्क करेगा उसके बारे में है ये. थर्ड जो है वो अमेरिका और यूएसए के बीच, अमेरिका और इंडिया के बीच में एक सब सी केबल इनिशिएटिव के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इट इज मेंट टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इंटरकनेक्टिविटी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए. चौथा एस्पेक्ट जो है वो पॉलिटी से है. पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है, डिफरेंट कमिटीज होती है, वैसे प्रिविलेज कमिटी एक होती है, उसके बारे में समझेंगे. एंड लास्ट वन जो है ये मैपिंग आईआर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट है वहां से लेंगे, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्राइसिस. वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस 5 आर्टिकल्स, बट दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर कि जो फाउंडेशन बैच है, दिस बैच इज मेंट फॉर दोज हु वांट टू गो फ्रॉम स्क्रैच टू द फाइनल सिलेक्शन. 0 से लेकर हीरो तक पूरा जर्नी जो है वो जेएस फाउंडेशन बैच में कवर हो जाता है. ये स्पेसिफिकली सूटेड है उनके लिए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है. ये आप इनमें से किसी भी अपने वर्किंग आवर्स के हिसाब से कोई भी स्लॉट आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है. फर्दर डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. जनवरी का 27 जनवरी को शुरू हो गया बैच. फरवरी का जो है वो अभी शुरू होगा, उसके लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर लीजिए. ये 15,000 MCQ का टेस्ट सीरीज है. इसमें 2 सेक्शन है, एक फ्री सेक्शन है और एक पेड सेक्शन है. फ्री वाला जो सेक्शन है उसमें 3000 प्लस MCQs जो है वो यूट्यूब पर लाइव डिस्कस किए जाते हैं, जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक भी पढ़ाई जाएगी. हर MCQ का एक्सप्लेनेशन डिटेल में दिया जाएगा. हाउएवर इस प्रीफिट इनिशिएटिव में टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड नहीं है, सीसैट भी इंक्लूडेड नहीं है. जो पेड पार्ट है उसमें है टेस्ट सीरीज एंड सीसैट. इसमें आपको 120 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 120 मतलब सब्जेक्ट वाइज 100 MCQs के टेस्ट. ये 30 प्लस इजी टेस्ट है, 30 मॉडरेट है, 30 जो है वो डिफिकल्ट टेस्ट है. अपार्ट फ्रॉम दैट 10 जो है वो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 10 जो है वो सीसैट के टेस्ट होंगे, और अनदर 10 विल बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सिमुलेशन. ये सारा जो है वो आपको CSAP के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा. ये फ्री प्लस पेड वाला जो सेक्शन है एक दूसरे के मतलब टैंडमली वर्क करता है, मतलब एक दूसरे के साथ ये काम करता है. इसके डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो. इसका जो प्राइस है वो 7,999 है, डिस्काउंटेड प्राइस. और अगर आप किसी भी तरीके से CSAP से एसोसिएटेड हो तो आप इसमें भी फर्दर डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. ये CNA का जो PDF है या कोई और इन्फोग्राफिक्स है, ये सब CSAP के ऐप के ऊपर अवेलेबल है, और आपको डाउनलोड करने के लिए यू स्कैन दिस QR कोड. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल, जुडिशियरी के बारे में. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो टेबल किया गया, और ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा किया गया. प्राइवेट मेंबर मतलब कौन सा? ऐसा हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
जो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आइदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी, जो सरकार में मंत्री नहीं है, ऐसे किसी भी मेंबर ने कोई भी बिल अगर टेबल किया तो उसे कहा जाता है प्राइवेट मेंबर्स बिल। इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें ये डिमांड की गई कि देयर शुड बी अ सोशल डाइवर्सिटी इन हायर जुडिशियरी एंड रीजनल बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको थोड़ा हम समझेंगे। जुडिशियल डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट अलग अलग सोशल स्टेटस से, जेंडर से, रीजनलिटी से एंड माइनॉरिटी ग्रुपिंग से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन हो। इट कैनॉट बी एंड इट शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप और कम्युनिटी और रीजन और सोशल बैकग्राउंड, या फिर सिर्फ मेल भी ना हो। पर्पज इज टू मेक द बेंच reflective of India's social structure. Everybody should be represented there. ये जो ओवरऑल की बात हो रही है, it is not currently mandated by constitution through reservation. अभी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जुडिशियरी में एप्लीकेबल नहीं है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखते हैं। आर्टिकल 124 है, ये इट टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट, एंड इट आर्टिकल 124 में ही ये लिखा गया है कि जो भी जजेस को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, इट शुड बी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सेम इज केस विद द आर्टिकल 217, they are appointed by appointment of the high court judges, again appointed by the same president in consultation with again chief justice of India plus governor. आर्टिकल 130 सुप्रीम कोर्ट का लोकेशन के बारे में बात की गई है कि वो दिल्ली में ही होगा, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ किसी और जगह पर भी सुप्रीम कोर्ट का सीट एस्टेब्लिश कर सकता है। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कब आया था? केशवानंद भारती केस के बाद में। अपॉइंटमेंट मैकेनिज्म क्या होता है जजेस का? एक कि कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कॉलेजियम सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है क्या? नहीं। कॉलेजियम सिस्टम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा आया है। फर्स्ट जज केस, सेकंड जज, थर्ड केस, टोटल 3 जजेस रिक्रूटमेंट केसेस है, उनसे ये डेवलप हुआ है कॉलेजियम सिस्टम। इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको चेंज करने के लिए एक अटेम्प्ट हुआ था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2014 में, जिसमें एनजेएसी को एस्टेब्लिश किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, लेकिन उसको 2015 में खारिज कर दिया। उसको इट वाज स्ट्रक डाउन इन 4th जजेस केस। अभी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है उसमें है कि इट इज द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर विच गवर्न्स द अपॉइंटमेंट प्रैक्टिस ऑफ जजेस इन कोर्ट। कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ फैक्ट देखते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग रिजर्वेशन इन हायर जुडिशरी एग्जिस्ट नहीं करता। जो सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस है उनको दे कैन बी परमिसेबल बाय कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 130, क्योंकि सीजेआई विथ परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट कैन relocate the seat of the Supreme Court. It is rarest of the rare case जब प्राइवेट मेंबर का कोई भी बिल लॉ में कन्वर्ट हुआ है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ, लेकिन बहुत लोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ये होता है। और जो वैकेंसीज की बात है तो हाई कोर्ट में लगभग 1/3 वैकेंसी खाली पड़ी है। अब प्रीलिम्स के पॉसिबल ट्रैप्स देख लेते हैं, कहां आपको फंसाया जा सकता है। ये चीजें क्लियर होनी जरूरी है। जो आर्टिकल 124 है, इट डील्स विद सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स, इट डज नॉट डील विद इट्स रिमूवल, इट ओनली टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट। जो रिमूवल है वो आर्टिकल 124 के 4 इम्पीचमेंट प्रोसीजर के बारे में बात करता है, उसको भी सिर्फ गवर्न करता है। पहला एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। With reference to the appointment of judges in India, consider the following statements. The Constitution explicitly mentions the collegiate system. No, it is not mentioned. So one गया।
You are left with only one option, that is A, 2 and 3 only. Article 130 allows the Supreme Court to sit at place other than Delhi. Correct है ये? And the NJC was struck down by the Supreme Court because of the basic structure doctrine. Question number 2. Which of the following articles deals with removal of Supreme Court judge? Article 124 subclause 4. सेकेंड आर्टिकल डिस्कस करते हैं. सेकेंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग जो प्राइवेट सेक्टर प्लेटफॉर्म टैक्सी है, ओला उबर, ये जो है जो 30-40% तक चार्जेस जो है वो अपने पास एज अ कमीशन रख लेते हैं, और जो टैक्सी ओनर्स है, जो फेयरर्स है, जो चलाते हैं, उनको बहुत कम रेवेन्यू बचता है. इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए व्हाट दे हैव कम अप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कम अप विद सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, जिसको उन्होंने नाम दिया भारत टैक्सी. इट इज इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी प्लेटफॉर्म. इसमें मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देकर आपको प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड की जाएगी. इसमें जो कार ओनर है वही प्लेटफॉर्म ओनर भी होगा, क्योंकि उसके उसमें शेयर होल्डिंग रहेगी. अब है क्या ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एंड इट इज रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ऑफ 2002. भारत टैक्सी, जैसे आपका ओला उबर है, वैसे भारत टैक्सी का ऐप के ऊपर ये काम करेगा. इट विल बी ओन्ड, द टैक्सीज एंड द प्लेटफॉर्म विल बी ओन्ड एंड गवर्न्ड बाय द टैक्सी ड्राइवर्स, जिनको सारथी कहा गया. दे विल बी द शेयर होल्डर्स एंड द ओनर ऑफ द प्लेटफॉर्म. इट वॉज एस्टेब्लिश इन जून 2025, जून 6 पर, लेकिन तब वो पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज किया गया था और वो सक्सेसफुल रहा, इसलिए अभी पूरे इंडिया में उसको एक्सटेंड किया जाएगा. इस एक्ट के बारे में समझते हैं. जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002, इसका पर्पस है कि गवर्न करना ऐसे कोऑपरेटिव्स को जो एक से ज्यादा स्टेट्स में काम कर रहे हैं. मल्टीपल स्टेट्स में अगर काम करे तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, और इसका रजिस्ट्रेशन होता है सेंट्रल रजिस्ट्रार के अंडर. there is a ministry called Ministry of Cooperation. It is a separate ministry created in 2021. ऑनरेबल अमित शाह जी उसके मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर है. पर्पस है कि जो कोऑपरेशन बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल्स है उनको प्रमोट करना. इसके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं. ओनरशिप मॉडल क्या है? 500 रुपए देकर जो ड्राइवर्स है वो शेयर्स को खरीद सकते हैं इस कंपनी में, कोऑपरेटिव सेक्टर में, एंड वो मेंबर्स बन जाएंगे इस कोऑपरेटिव सिस्टम के विद द वोटिंग राइट्स. दे विल हैव द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एज वेल. जैसे कि ओला उबर पे वो सिर्फ पैसिव रेसिपिएंट होते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होते. जो ऑर्डर आए वो ले लेना, पॉलिसी में उनका कोई रोल नहीं होता है. जो कंपनी देगी वो मान लेना, कभी 15%, कभी 40%, जो भी टैक्स कट करे, कमीशन कट करे, वो मानना पड़ता है. उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे डिसीजन में इनको वोटिंग राइट्स होंगे. इसमें जीरो कमीशन मॉडल है, मतलब जो प्लेटफॉर्म है भारत टैक्सी, वहां पे कोई भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा. इट विल बी नो परसेंटेज बेस्ड कमीशन. और जो फ्लैट डेली एक्सेस फी है वो लगभग 30 रुपए है हर रोज की, और इसी 30 रुपए से मेंटेनेंस चलेगा. इसमें डायरेक्ट पेमेंट का है, मतलब जो भी पेमेंट होगा वो जो ड्राइवर है उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली जाएगा. जैसे आप ओला उबर करते हो, रैपिडो करते हो, तो रैपिडो के थ्रू जाता है ना, ओला के थ्रू जाता है, वैसे नहीं होगा. ये सीधा ड्राइवर के बैंक अकाउंट में जाएगा. इसमें सारथी दीदी भी एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें डेडिकेटेड बुकिंग ऑप्शन फॉर विमेन ड्राइवर्स. इसमें किसी भी तरह की सर्च प्राइसिंग नहीं होगी, डिमांड ड्रिवन एक्सेसिव प्राइस नहीं होगी, क्योंकि जो प्राइसिंग होगी वो फिक्स्ड होगी. इसको ई श्रम पोर्टल के साथ लिंक किया गया है. जन आरोग्य योजना के बेनिफिट भी इसमें से आप ले सकोगे. ई श्रम पोर्टल क्या है वो देखते हैं. ई श्रम पोर्टल जो है वो एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स जो इंडिया में है उनका एक नेशनल डेटाबेस है. सारी इंफॉर्मेशन इस ई श्रम पोर्टल पर अवेलेबल है. इसको लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था. ये पीएम जन आरोग्य योजना, अगेन जस्ट अ क्विक रिवीजन, 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का मेडिकल इंश्योरेंस है,
और एनसीडीसी जो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, ये एनसीडीसी एक्ट के अंडर 1962 में एस्टेब्लिश किया गया था इन ऑर्डर टू मैनेज द कोऑपरेटिव सेक्टर। अभी प्रीलिम्स में कहा आपको फंसा सकते हैं, एक के सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव जो है ये किसी भी कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर नहीं है। ये किसके अंडर रजिस्टर है? मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के अंडर। ये कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेट एग्रीगेटर नहीं है। और जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनको रेगुलेट कहां किया जाता है? सेंट्रल लेवल पे, नॉट स्टेट लेवल पर। फर्स्ट एमसीक्यू, with reference to the Sahakar Taxi Cooperative Limited, consider the following statements. It is registered under Multi-State Cooperative Acts, correct? It follows a commission-based revenue model similar to private aggregator, no. It integrates drivers with the eShram portal, yes. The answer will be 1 and 3 only. Second MCQ, multi-state cooperative societies are registered under which of the following? This. कहां पे? रजिस्टर ऑफिस जो सेंट्रल है उसके अंडर। Let's move on to the third article. Third article is regarding America India Connect Subsea Cable Initiative. The purpose, एक्चुअली ये लॉन्च किया है गूगल ने जो इंडिया में एआई समिट चल रहा है ना, एआई इम्पैक्ट समिट अभी चल रहा है, उसमें अनाउंस किया कि वो $15 बिलियन का अमेरिका इंडिया कनेक्ट इनिशिएटिव लॉन्च करेंगे। पर्पस क्या है? टू स्ट्रेंथन द इंडियाज ग्लोबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस में है। ये जो आप दिखाई दे रहा है ये सारे एग्जिस्ट करते हैं। इंडिया में चेन्नई और मद्रास ये 2 लैंडिंग स्टेशन है, लेकिन ये जो नया वाला एस्पेक्ट है इसे 2 एक्स्ट्रा रूट, इंडिया से सिंगापुर, इंडिया से अफ्रीका, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ये 3 नए सबसी केबल डिप्लॉय किया जाएगा। उसके लॉजिक क्या, उसका बेनिफिट क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। ये एक लार्ज स्केल सब सी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। गूगल का एक 5 साल का प्लान है जिसमें $15 बिलियन वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। उसका ये एंकरिंग पॉइंट है, इसी से सारा इन्वेस्टमेंट आएगा। It involves the construction of multiple international submarine fiber optic cables. जो अभी एग्जिस्टिंग डिजिटल डिवाइड है, it will stop converting this digital divide into AI divide. It will provide low latency, मतलब fast responding, high bandwidth infrastructure for artificial intelligence and cloud computing. It will also increase the resilience of India's international internet connectivity, and it will position India as global AI and data hub. ये न्यू सी गेटवे जो है, it will be located at the विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, and it will provide geographical redundancy, क्योंकि अभी जो लैंडिंग स्टेशन है वो मुंबई और चेन्नई में, मतलब सारा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का जो डेटा मूवमेंट होता है वो मुंबई और चेन्नई से होता है। 3 नए इंटरनेशनल केबल रूट्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं, इंडिया से सिंगापुर, इंडिया से साउथ अफ्रीका और इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, जो मैंने मैप में दिखाया ना वो 3। उसके फीचर्स क्या है? यूएस कनेक्टिविटी, मतलब स्ट्रेटेजिक फाइबर रूट्स व्हेन यू लिंक यूएस ईस्ट एंड यूएस वेस्ट कोस्ट टू इंडिया वाया अफ्रीका एंड साउथ पैसिफिक। कुछ स्टैटिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला है सबसी केबल। सबसी केबल क्या होता है? जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो सी बेड के ऊपर, समुद्र का जो ग्राउंड है, सी बेड जो है वहां पर इसको ले डाउन किया जाएगा। जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उसमें 95% से भी ज्यादा ग्लोबल इंटरकॉन्टिनेंटल इंटरनेट ट्रैफिक होता है। सिर्फ 5% है जो सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू जाता है। 95% goes through fiber optic cables. ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स है, they transmit data as pulses of light. These
फाइबर ऑप्टिक जो होते हैं, these are vulnerable to the earthquakes or fishing trawlers and getting sabotaged because of certain aspects. If these are subsea cables, so these subsea cables are vulnerable to the earthquakes, to fishing trawlers and sabotages. What is subsea landing station? सबसे लैंडिंग स्टेशन होते हैं कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर सबमरीन केबल्स जो होती है वो टेरेस्ट्रियल केबल्स, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है। जो इस यहाँ नेशनल लेवल पे जो नेटवर्क है उसको इंटरनेशनल नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है सबमरीन लेवल पे, मतलब कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लो लेटेंसी क्या होता है? लो लेटेंसी का मतलब होता है कि मिनिमम डिले इन डेटा ट्रांसमिशन। हाई स्पीड मीन्स लो लेटेंसी। This is critical for AI workloads, financial transaction and cloud computing. Q, why Visakhapatnam is important? It is important because जो East Coast है, इस East Coast diversification reduces dependence on the western landing points, which are like Mumbai. It enhances redundancy during outages or geographical or geopolitical disruptions. कहीं से भी आप रीराउट करके पूरा डेटा पहुंचा सकते हो, कनेक्टिविटी विल रिमेन, एंड दिस विल आल्सो एनहांस इंडियाज रोल इन इंडो पैसिफिक। प्रीलिम्स में क्या ट्रैप हो सकता है? एक के ये ध्यान में रखिए, जो सिप्सी केबल है वो सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम नहीं है। सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम से मैक्सिमम 5% डेटा ट्रांसफर होता है, और ये जो है अभी 95% तक का फिलहाल ट्रांसफर कर रहा है। ये सबसी केबल जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा लेड प्रोजेक्ट नहीं है, इट्स अ प्राइवेटली बिल्ट एंड ऑपरेटेड, बट स्टिल दे आर स्ट्रेटेजिकली वेरी सिग्निफिकेंट। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर है इट हेवीली डिपेंड्स ऑन डेटा सेंटर प्रॉक्सिमिटी एंड केबल बैंडविड्थ, मतलब कितने ज्योग्राफिकल डिस्टेंस कितना कम है और जो केबल आप ले डाउन कर रहे हो उसका बैंडविड्थ कितना ज्यादा है, इसके ऊपर वो हेवीली डिपेंड करता है। फर्स्ट एमसीक्यू, विथ रेफरेंस टू सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। They carry the majority of the global intercontinental traffic, internet traffic, which is correct, 95% करता है। They transmit data primarily through radio waves, no, वो सिग्नल्स लाइट सिग्नल के थ्रू करता है, लाइट के फॉर्म में जाता है वो, नॉट रेडियो वेव्स। एंड थर्ड, दे कनेक्ट टू लैंड थ्रू डेडिकेटेड लैंडिंग स्टेशंस। आंसर इज 1 and 3. Question number 2, the strategic importance of establishing a new subsea cable landing in Visakhapatnam primarily lies in A, expanding India's satellite communication capacity, no, satellite communication का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। Increasing geographic redundancy in digital infrastructure, correct, नीचे देखने की जरूरत ही नहीं है। Next article is regarding parliament structure, प्रिविलेज कमेटी के बारे में है। कंटेक्स्ट ये है कि जब से नया गवर्नमेंट आया है, मतलब ये जो करंट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो 2 साल ऑलमोस्ट होने को आ गए, इन 2 सालों में इस गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एथिक्स होती है एंड प्रिविलेज कमेटी जो है, इनको कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं किया है। अब आज पिछले 2 सालों से लोकसभा में, पार्लियामेंट में ना प्रिविलेज कमेटी है ना एथिक्स कमेटी है। क्या होता है प्रिविलेज कमेटी? प्रिविलेज कमेटी जो है वो एक स्टैंडिंग कमेटी है पार्लियामेंट की, मतलब वो इट इज एक्सपेक्टेड। 2 टाइप के कमेटीज होते हैं, एक होता है एडॉक, एक होता है स्टैंडिंग। एडॉक का मतलब होता है कि पर्पस ड्रिवन, जैसे काम आएगा वैसे कमेटी बना दी जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब वो थ्रू आउट रहेगी। तो प्रिविलेज कमेटी एक स्टैंडिंग कमेटी है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये जजमेंट भी देता है। पर्पज इसका क्या है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस जो होते हैं, उनकी जो इम्यूनिटीज जो होती है उसको प्रोटेक्ट करना। इट ऑल्सो इंश्योर्स लेजिस्लेटर्स, मतलब जो कायदे बनाने वाला जो हाउस है, इट फंक्शंस विदाउट एनी फियर और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। सो प्रिविलेज कमेटी जो है वो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी होती है. इट एक्ट्स लाइक अ चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम विद इन द पार्लियामेंट. इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 105 है विच डिफाइंस द पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स. 194 है which also talks about powers, privileges and immunities of the state legislature. privileges जो है वो कहीं पे भी कोडिफाइड नहीं है. दे आर नॉट मेंशन्ड इन क्लियर कोडिफाइड वर्जन. कंपोजिशन, लोकसभा का जो प्रिविलेज कम्युनिटी होता है उसमें 15 मेंबर्स होता है और वो सारे के सारे स्पीकर नॉमिनेट करता है. राज्यसभा में 10 मेंबर्स होता है और वो चेयरमैन नॉमिनेट करता है. चेयरमैन कौन होता है? वीपी, वाइस प्रेसिडेंट. और स्टेट लेजिस्लेचर में हर स्टेट के हिसाब से वेरी करता है, कहीं पे 9 से 15 तक कुछ भी अलग अलग हो सकता है. इनके फंक्शंस क्या है? एक की फंक्शन है एग्जामिनेट करना. इट इन्वेस्टिगेट्स, कहाँ गया, केसेस ऑफ एलिज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. जो उनको स्पीकर ऑफ द हाउस जो है, स्पीकर और द हाउस कोई भी अगर रेफर करता है तो इनके पास समनिंग पावर होता है. दे कैन समन द मेंबर्स और द नॉन मेंबर्स टू द पार्लियामेंट and they can ask for the documents or evidences, and these are the people, this is the committee which finally decides कि किसी privilege को breach किया गया है या नहीं किया गया है. breach of privilege का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने किसी मेंबर के ड्यूटीज को परफॉर्म करते हुए उनको ऑब्स्ट्रक्ट किया या हाउस की डिग्निटी को हैम्पर करने जैसा कोई एक्ट किया, इंसल्ट किया, या कोई भी प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस को मिसलीडिंग पब्लिश किया, या कोई भी कमेटी के जो समन है अगर उसको किसी ने डिसओबे किया, इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस कहा जा सकता है. प्रीलिम्स में कहा ट्रैप किया जा सकता है, मतलब व्हाट प्रीलिम्स में कहा चेंज कर सकते हैं. प्रिविलेजेस जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी में विद इन पार्लियामेंट में भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी क्वालिफाइड है. सेकेंड, कमिटी जो है वो कैन ओनली रिकमेंड, लेकिन जो फाइनल डिसीजन या एक्शन लेना है वो हाउस लेता है, लोकसभा लेता है या राज्यसभा लेता है. अगर किसी को जेल में भेजना पड़ा तो वो जो इम्प्रिजनमेंट जो होती है वो सिर्फ उस सेशन के ड्यूरेशन तक ही लिमिटेड होती है. 2 साल 4 साल ऐसा नहीं, जब तक सेशन चल रहा है तब तक ये उनको जेल में डाल सकता है. आर्टिकल 105 एंड 194 ये पैरेलल प्रोविजंस है पार्लियामेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के. फर्स्ट एमसीक्यू, विथ रेफरेंस to the privileged committee of parliament, consider the following statement. It derives its constitutional basis from article 105. Yes. It can directly expel a member of parliament without approval of the house. No, it cannot. It can only recommend. It can summon the non-members for investigation. Yes. A, 1 and 3 only. MCQ second, article 194 of the Constitution of India deals with power and privileges of the state legislature. Final article, the final article is about Strait of Hormuz.
उसका जो डेप्थ है वो अप्रोक्सीमेटली 60 to 100 मीटर्स है. इट इज वेरी सुटेबल फॉर लार्ज क्रूड कैरियर्स. अब इसके कुछ जोग्राफिकल फीचर्स समझते हैं. इसमें 2 लेन है, मतलब दोनों तरफ से साइमल्टेनियसली टू एंड फ्रो ट्रैफिक चलता है, और अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर का विड्थ दोनों को दिया हुआ है, दोनों इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक के लिए, और दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का गैप है. सो इट्स अ वेरी ह्यूज ट्रैफिक वाला सी रूट. लगभग ग्लोबल पेट्रोलियम का 20% वहां से निकलता है. लगभग एलएनजी का ग्लोबल 20% वहां से निकलता है, मतलब 1/5. और जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट कंट्रीज है, उसमें मेजर कंट्रीज है सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतार, इराक, यूएई, और कंट्रोल कर रहा है ईरान. अगर इसमें कोई भी डिसरप्शन हुआ तो इट विल हैव ह्यूज इकोनॉमिक इम्पैक्ट, बिकॉज इट विल लीड टू इमीडिएट क्रूड ऑयल प्राइसेस, एंड ग्लोबल शिपिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ा देगा. इट हैज सम मिलिट्री सिग्निफिकेंस, क्योंकि इंडिया का, ईरान का वहां पे वेरी स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस है, और जो यूएस की जो 5th फ्लीट है नेवी की, वो वहां इसी रीजन में ऑपरेट करती है. प्रीलिम्स में कहां ट्रैप कर सकते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, इट डज नॉट कनेक्ट रेड सी विथ मेडिटेरियन. वो कौन सा है? सुएज कैनल है. सुएज कैनल सेपरेट, स्ट्रेट सुएज कैनल जो है ये अलग है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अलग है. और जो बाब एल मंदब है वो कनेक्ट करता है रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को, पर्शियन गल्फ नहीं. फर्स्ट एमसीक्यू, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज connects which of the following water bodies? Red Sea and Mediterranean Sea? No. Persian Gulf and Gulf of Oman? Yes. Second question, which of the following countries directly border Strait of Hormuz? Iran, Oman, Saudi Arabia, United Arab Emirates. टेक्निकली सिर्फ ईरान एंड ओमान करता है, बाकी साइडलाइन कंट्रीज है. ये स्मार्ट बुक से सीएसएपी के टोटल सेट ऑफ 17 बुक सेट, ये एसएमएस स्क्रिप्ट में भी अवेलेबल है. यू कैन एक्सेस बाय कॉन्टेक्टिंग ऑन द नंबर मेंशन्ड हियर. थैंक यू सो मच. यूटिलाइज इट एज ए सप्लीमेंट टू योर प्रीफिट इनिशिएटिव.